अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया। मियां शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर हो गई। क्या ये कोई इंडिया है नून लीग के लिए? नून लीग के लिए कोई अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं? मियां शहबाज शरीफ का बाहर आना कोई मुश्किल डाल सकता है हुकूमत को, या फिर मियां शहबाज शरीफ जस्ट बाहर ही आए हैं और कोई ऐसा बड़ा काम नहीं होगा? चूँकि दूसरी तरफ जब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल आता देखते हैं, एक लंबे अरसे तक खामोशी रही अपनी बीमारी की वजह से, अब वो फिर इन हुई। मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि मियां शहबाज शरीफ को सिर्फ मियां नवाज़ शरीफ से वफादारी के लिए सज़ा मिल रही है। बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब का मामला कुछ नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। काफ़ी अरसे से इमरान खान भी इस पर बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मौक़ों पर कहा कि जिसने जो कुछ किया उसे भुगतना पड़ेगा, लेकिन वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ बड़ी अजीब सी एक डिफरेंट बात की है। वो शायद जहांगीर तरीन साहब के लिए भी कुछ अलार्मिंग हो सकती है। उन्होंने कहा है कि PDM जैसा इत्तेहाद, ये गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह कहा था। इसका मतलब होगा कि शायद जहांगीर तरीन और उनके जो हवारी, उनके जो दोस्त एक साथ इकट्ठे हुए हैं, कोई ऐसा इत्तेहाद उन पर दबाव नहीं डालेगा और तहकीकात होती रहेंगी। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब और उनके दोस्त राजा रियाज बहुत इन्हें इस सारे मामले में वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए मामला तय हो गए हैं, इस्लामाबाद के दोस्तों ने इस पर कुछ काम किया। यही बात जहांगीर तरीन साहब ने भी कही है। अब बाद में देखा जाएगा कि इस पर क्या चीज़ सामने आती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जहांगीर तरीन और उनका इत्तेहाद किसी जानिब को नरमी दिखा रहा है? चूँकि आज जहांगीर तरीन साहब की सारी गुफ्तगू में एक चीज़ बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा कि नून लीग के दौर में भी मुकदमात बनते रहे, नोटिस भेजे जाते रहे, लेकिन फौजदारी नहीं थे, सिविल मुकदमात थे। ये भी एक मामला है। शाहिद खाकान अब्बासी पार्लियामेंट वाले मामले पर डट गए। उन्होंने कहा है कि स्पीकर से मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। नहीं मांगते तो क्या सूरत हाल होगी? और नून लीग के कुछ अरकान ने नून लीग को यह मशवरा दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह आप भी पार्लियामेंट के इजलास से बायकॉट करें। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें जिसका मैंने जिक्र किया था, इन तमाम तर चीज़ों पर बात होगी। कमर चीमा साहब सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर तजियाकार सहाफ़ी हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। कमर चीमा साहब, मियां शहबाज शरीफ की ज़मानत हो गई, कोई डिफरेंट चीज़ देख रहे हैं? कोई फ़ायदा है नून लीग को, या बस सिर्फ ज़मानत हो गई है? देखिए, PMLN जो है वो एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी है। उन पे प्रेशर तो आ सकता है, उन पे मुश्किल वक्त तो आ सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ये सिस्टम ने सोचा है कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए बैन कर दें या उनको जो है वो पॉलिटिकली इनएक्टिव करने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी ग्रास रूट लेवल तक एक्सेस है। सो जो टॉप लीडरशिप है, वो मरियम हो, हमजा हो, शहबाज और नवाज शरीफ साहब हो, इन सारों को दीवार से मुकम्मल नहीं लगाया जा सकता। हाँ, इनको इतना प्रेशराइज जरूर किया जा सकता है कि इनसे अपनी मर्जी की चीजें कराई जाएं या इनको कहा जाए कि टोन डाउन हो जाएं और उस तरह ना रहें जिस तरह ये हैं। और जिसमें आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना, मरियम का खामोश रहना, बोलना, खामोश रहना, ये सारी चीजें हैं। सो मेरा ख्याल है कभी भी ये सोचा नहीं गया कि इनको जो है वो बिल्कुल इस सिस्टम से आउट कर दिया जाए, क्योंकि इन लीडर्स की अवाम में जड़ें हैं और इन्हीं से सिस्टम को चलाया जाना है। और नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो इतना कमजोर है कि उसमें कोई बंदा भी किसी को सजा नहीं दे सकता। अगर आप सजा देंगे और तो उसके फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। सो आपकी पार्लियामेंट, सो आपकी कैबिनेट ने और जो जजेस हैं और जो जुडिशरी है, उन्होंने मिल मिला के नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा है और सबको पता था इन्होंने वापस नहीं आना। तो मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम की कंपल्शन है कि प्रेशर डाला जाए, लेकिन मुकम्मल सजाएं ना दी जाए, जिससे जिस तरह जहांगीर तरीन के साथ हुआ। क्योंकि इनको अगर सजाएं दी तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब वाले मामले पर तो ज़रा मैं बाद में बात करता हूँ। नसीम साहब, मियां शहबाज शरीफ का बाहर आना, क्या आप समझते हैं जो बयानियाँ लेकर मरियम नवाज चल रही हैं उसको तकवीत मिलेगी, या फिर उस बयानिए से कुछ मुख्तलिफ काम होगा? चूँकि सियासत
का जो तर्ज अमल है वो दोनों का बहुत डिफरेंट है। मियाँ शहबाज शरीफ बिल्कुल डिफरेंट सोच के मालिक हैं और मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल डिफरेंट सोच के मालिक हैं, और मेरा ख्याल है मरीम नवाज साहिबा मियाँ नवाज शरीफ की ही जहन और उनकी इख्तरा को लेकर आगे बढ़ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अरसलान आपको बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। बात यह है कि हमारे मुल्क का जो सिस्टम है ना, वो इसी तरह हम पिछले जितनी हमारी 4-5 दिहाइयाँ गुजरी हैं उसमें नज़र आता है कि चीज़ें इसी तरह रोल बैक होती हैं। मेरे भाई कमर चीमा ने बिल्कुल बात दुरुस्त कही है कि सिस्टम में फ्लॉज इस किस्म के हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, आपके पास चॉइसेस नहीं है। आपने स्टूडेंट्स यूनियन पे पाबंदी लगाई हुई है, नई लॉट आपके पास आ नहीं रही है। सॉरी, आपके पास गिन चुन के वही सियासतदान रह जाते हैं जिनको आप बार बार ट्राई करते हैं। आप देखें कि पहले नवाज शरीफ दौर में कितने बड़े बड़े केसेस आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बनाए गए, उनको जेल भी भेजा गया। उनके ऊपर कौन कौन से करप्शन के इल्जाम नहीं थे, सरे महल हो गया, स्विस अकाउंट्स हो गया, पोलो ग्राउंड हो गया। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद वो पाकिस्तान के सदर मुमलिकत बन जाते हैं। उसके बाद आपने देखा नवाज शरीफ को किस तरह जनरल मुशर्रफ ने निकाला, यहाँ से उनको अटक जेल भेजा गया। उसके बाद वो सऊदी अरब चले गए, फिर लंदन चले गए, फिर वापस आए और फिर वो तीसरी दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। तो इस मुल्क का कोई हाल नहीं है। इसमें जो जस्टिस सिस्टम है या उसके अलावा आप देखें कि ये जो अपना इंटेरोगेशन सिस्टम है, ये समझ नहीं आता। जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके मुकदमात चलना शुरू होते हैं, नज़र आता है कि उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो टाए टाए फिश निकलता है, उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता। अच्छा कमर दूसरी चीमा तरफ साहब, बात ये आ जाती है जी। कमर साहब, मैं ज़रा कमर साहब से, आपने जो बात की है हमने तमाम तर लोगों ने और देखा भी, और इस चीज़ पर काफ़ी अरसे से प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी और इमरान खान अपोजिशन में थे, तो इंसाफ की बात और इंसाफ आपकी दहलीज पर पहुंचना, और फिर जो सिस्टम्स हैं उनको रिफॉर्म करना, जिसमें एफबीआर का सिस्टम सबसे बड़ा एक मुश्किल मरहला है, दूसरा पुलिसिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा और मुश्किल मरहला है, इन दो सिस्टम्स के रिफॉर्म्स की बात करते थे। लेकिन जो नसीम साहब फरमा रहे हैं खुद भी कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है, सहल नहीं है, तो फिर वज़ीर आज़म का खुद वज़ीर आज़म बैठे हैं तो उनकी टीम में भी तब्दीलियाँ हो रही हैं, पर चीज़ें क्यों नहीं ठीक हो रही? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप देखें इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो वो इतने बड़े बड़े दावे करते थे, और बस वो कहते थे ये 100 दिन की बात है, लीडर ऊपर से साफ शफाफ होने चाहिए, और लोग टीम देखते हैं, कैप्टन ऐसा हो तो ये होता है। इतने बड़े बड़े दावे कर लिए कि वो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई कि खान जब आएगा तो हम ये हो जाएगा, खान साहब आएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन जब आप सिस्टम के अंदर आते हैं तो पता चलता है वहां ब्यूरोक्रेसीज हैं, वहां सेक्रेटरीज हैं। वो आप कभी ब्यूरोक्रेट्स को मिले, वो कहते हैं खान साहब निजाम बदल लें, हम भी इधर ही हैं, हमसे क्या चीजें वापस ले लेंगे जी, फलां गाड़ी से ले लें, उससे ये ले लें। वो खान साहब को पता चला कि सिस्टम चलता ही नहीं है। कभी नैब ऊपर से आ जाता है, नैब ने अलहदा ब्यूरोक्रेट्स को डराया हुआ है। आज 3 साल हो गए वो इशरत हुसैन साहब और रिफॉर्म्स लेके बैठे हुए हैं, वो आज तक रिफॉर्म्स ही नहीं कर पाए। एक तो खान साहब को ये सिस्टम में आके पता चला, और हम सबको भी पता चला कि भाई जो तब्दीली आती है वो बहुत स्लो होती है। उसके लिए आपके पास पॉलिटिकल मैंडेट भी होना चाहिए, जो खान साहब के पास नहीं है। उसके लिए आपके पास ये भी होना चाहिए, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी बड़ी सियानी है, उनको पता है कि किस लीडर ने लंबे अरसे रहना है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आज ऑपोजिशन में होने के बावजूद ब्यूरोक्रेसी से काम करा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो ऑपोजिशन ग्रुप है ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टे कर रहे हैं। पीटीआई का बहुत बड़ा मसला है कि पीटीआई का ये नहीं पता कि ये सरवाइव करेगी कि नहीं करेगी, ये दोबारा कब आएगी। और फिर खान साहब के बाद वो जो हमारे यहाँ पे होता है कि जी नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब थे, शहबाज के बाद हमजा हैं, फिर मरियम है, तो एक स्टेबिलिटी नजर आती है। जो हायरार्की विद इन द फैमिलीज है, हमारे सोसाइटी ने इसको ऑन कर लिया हुआ है। सो खान साहब की पार्टी में वो सिस्टम हमें नजर नहीं आता। सो ये चीज जो है ये ब्यूरोक्रेसी को एक हैजान पैदा कर देती है। और जितने खान साहब मोटिवेटेड है, पूरा पाकिस्तान या ब्यूरोक्रेसी, ये लोग तो उतने मोटिवेटेड नहीं है। उनको पता है एक बंदा आया, उसने नारे मारे, इसने चले जाना है, फिर वही नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर वही स्ट्रक्चर होना है, फिर वो निजाम होना है। तो लिहाजा कमर चीमा साहब यही तो बात है, स्ट्रक्चर की तब्दीली तो चाहते थे, स्ट्रक्चर की तब्दीली पे तो बात होनी चाहिए थी। नसीम साहब, स्ट्रक्चर की तब्दीली पे बात होनी चाहिए थी, स्ट्रक्चर की तब्दीली चाहते थे, वोट स्ट्रक्चर की तब्दीली, नया पाकिस्तान कोई नई शक्ल का पाकिस्तान तो नहीं था, उसके सिस्टम की तब्दीली थी, जो सिस्टम टूटा फूटा है उसकी बेहतरी थी। लेकिन अगर वज़ीर आज़म खुद भी अपनी टीम ही प्रॉपर तरीके से इकट्ठी नहीं कर पाएंगे तो क्या सिस्टम बेहतर कर लेंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नीयत बहुत अच्छी थी और उन्होंने जो नारे लगाए
अपोजिशन में रहते हुए पाकिस्तान को तब्दील करने के, वो भी बात सही थी और हम सब चाहते हैं यही, मैं भी यही चाहता हूँ, आप भी यही चाहते हैं, कमर भी यही चाहता होगा। लेकिन बात यह कि ये इतना आसान काम नहीं है। कंटेनर के ऊपर खड़े होकर तकरीर कर देना तो बहुत आसान काम होता है। आपने जो अपोजिशन है, उस वक्त की जो हुकूमत थी, उनकी जो बुराइयां थी उनकी निशानदेही करना बड़ा आसान काम है। लेकिन 22 करोड़ की आवाम है, ये 11 लोगों की क्रिकेट टीम नहीं है जिसमें आपने फौरी तौर पे तब्दीली की या डांट डपट की और आपने परफॉर्मेंस ठीक करवा ली। यहाँ 22 करोड़ आवाम जो है वो एक बिगड़ी हुई कौम है। हम मिनासिल कौम जो है ना, वो हम करप्ट हो चुके हैं। आप देख लें कि जिस तरह चीनी की होर्डिंग हो रही है, आटे की होती है, रमज़ान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, मिलावट वाली चीज़ें दी जाती हैं, तो हम तब्दील खुद नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई जादू की छड़ी जो है वो फेरी जाए और सारा निज़ाम तब्दील हो जाए। निज़ाम कैसे तब्दील होगा? माफिया, बिल्कुल इमरान खान सही कहता है कि यहाँ पे तो मामूली मामूली चीज़ के ऊपर माफिया बने हुए हैं। अगर आप दिन में घर से बाहर निकलते हैं और ट्रैफिक लाइट पे आपकी गाड़ी रुकती है, तो वहाँ पे एक गदागरों का माफिया आपके ऊपर अटैक कर देता है। तो इस तरह माफिया हर जगह बने हुए, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल काम है। ये स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है जिसमें सब लोग की शमूलियत लाजमी है। और जिस तरह यंग जनरेशन इमरान खान का साथ दे रही है, और अगर वो मुल्क को तब्दील करना चाहेंगे तो वक्त के साथ साथ नए ऑफिसर्स आएंगे, नई चीजें आएंगी, तब्दीली जरूर सर आएगी। नसीम क्योंकि साहब कब पीटीआई वक्त है कहाँ, वक्त है कहाँ? डेढ़ से 2 साल रह गया है माफियाज की जहां पर हम बात करते हैं। मैं जरा एक ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन जब वापस आऊंगा तो उस पर जरूर बात करूंगा कि माफियाज जिसका जिक्र करते हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि आपके साथ बैठे दिखाई देते हैं। हम शुगर स्कैंडल की जितनी मर्जी बात कर लें, जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब और दीगर लोग जिनके नाम उस तमाम तर चीज़ों में मौजूद थे, वो किसी न किसी हवाले से थे, वो भी पीटीआई का हिस्सा है। जहांगीर तरीन साहब अब एक ग्रुप की बात करते हैं। क्या ये वही ग्रुप है जिसका जिक्र वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ किया है कि पीडीएम जैसा इत्तेहाद? अगर ये ग्रुप है तो फिर इसकी नरमियाँ और हमदर्दियाँ किधर जा रही हैं? पंजाब की गवर्नेंस के बाद क्या मुश्किलात हो सकती हैं पीटीआई के लिए? वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और मैंने कहा था ब्रेक से ज़रा वापस आएंगे तो जहांगीर तरीन साहब, उनका ग्रुप और वज़ीर आज़म का वो बयान जो गुज़िश्ता रोज़ दिया, उस पर बात करेंगे। और फिर जिस गवर्नेंस का जिक्र वज़ीर आज़म हर बार और बारहा करते हैं कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, लेकिन पंजाब में बारहा इस बात का जिक्र और इस तरफ से इशारे आते हैं कि गुड गवर्नेंस वाला मामला बेहतर नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए पीटीआई के अंदर भी। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है, ये भी ज़रा जान के देख लेते हैं। नसीम सिद्दीकी और कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा साहब, सर जहांगीर तरीन साहब कोई इत्तेहाद बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो जो ग्रुप की बात हो रही है, राजा रियाज साहब ने कहा हमारा ग्रुप वज़ीर आज़म के अलावा किसी और से नहीं मिलेगा, तो ये ग्रुप का क्या मतलब है जी? मेरा ख्याल ये है कि जहांगीर तरीन को इस चीज का तो पता चल चुका है कि मेरी खान साहब के पास चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो सकती, एक चीज। अब दूसरा क्या करना है? दूसरा ये करना है कि पीटीआई के वो लोग जो खान साहब से नाराज हैं उनकी गवर्नेंस से, उसको जहांगीर तरीन टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए मैं तो पार्टी के अंदर रह के चीजें ठीक करना चाह रहा था, लेकिन मुझे खान साहब के इर्द गिर्द के लोगों ने आउट कर दिया। सो वो अपना जो विद इन, देखिए जहांगीर तरीन के पास पीटीआई के बाहर तो कुछ नहीं है, तो जो कुछ उन्होंने लेके निकला है पीटीआई से लेके निकलना है। तो मिसाल के तौर पे बहुत सारे सियासतदानों को तो वो कमर चीमा साहब दिया भी तो जहांगीर तरीन साहब ने था बहुत कुछ पीटीआई को। वो एक और चीज है, वो उसके बाद में बात करते हैं। लेकिन जहांगीर तरीन ने जो लेके निकलना है, मिसाल के तौर पे आज मैं देख रहा था कि उन्होंने यूथ से इंटरेक्शन बढ़ा दिया अपना, लाहौर के और इधर उधर। सो बाकी उन्होंने पहले पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ा, अभी यूथ को। अभी वो क्या कर रहे हैं, वो इतनी अपनी मासूमियत और अपने आप को जो जिसे कहते हैं ना कि अफेक्टेड है, बड़ा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, और वो इस जुल्म के तहत और अपना एक सिंपैथी फैक्टर लेके पीटीआई से मैक्सिमम नाराज लोगों को लेके तसल्ली से लेके निकलेंगे। सो वो उस पर मेहनत कर रहे हैं। वो जितना देर पीटीआई में रहेंगे अभी, वो उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म पीटीआई को डैमेज करके जाएंगे। ये आप देखिएगा, वो उतने ग्रुप्स को साथ अटैच कर लेंगे, उतने पार्लियामेंटेरियंस को, और उस तक दो, और उनको ये भी पता है कि अभी इलेक्शन में 2 साल हैं, अभी निकलने की जल्दी भी नहीं है। तो इस तरह करें कि थोड़ा टाइम और पार्टी में रहें
और इलेक्शन से साल एक पहले या 1.5 साल पहले हम एक बहुत बड़ा ग्रुप और फोरम लेके मैं निकलूं, वो खुद फाइनेंस भी कर सकते हैं, उनका पर्सनैलिटी कल्ट नहीं है, वो अकेले इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, उनकी पर्सनैलिटी को वोट नहीं मिलेंगे, वो किसी और बड़े धड़े में जाएंगे, जिस कोई ऐसा बड़ा धड़ा लाइक पीपल्स पार्टी जो 2023 में सिस्टम को एक्सेप्टेबल होगा और जिसको सिस्टम पिच कर रहा होगा। सो मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन समझते हैं कि मैं इसी तरीके से ही पार्टी के अंदर रह के कुछ देर पार्टी से बहुत सारी चीजें लेके निकलूं और मैं अपने आप को मासूम और जो है वो भी डिक्लेयर करने की कोशिश करूं। नसीम साहब, कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी, चूंकि 2023 में पीपल्स पार्टी शायद सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल हो, कैसे हो ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन कमर चीमा साहब ने ये बात कही है। आप भी समझते हैं कि वज़ीर आज़म के लिए और शायद पीटीआई के लिए ये डैमेजिंग पार्ट हो सकता है, ख़ास तौर पे पंजाब में, चूँकि जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनका एक मैं बयान में एक जुमला सुन रहा था जिसपे उन्होंने कहा कि नून लीग के दौर में भी नोटिस आते रहे लेकिन वो सिविल थे, फौजदारी नहीं बने। आप अरसलान देखें, बात यह है कि वही जो इन्होंने बात की इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही की है और इशारा जहांगीर तरीन की तरफ भी हो सकता है कि उन्होंने कहा कि जब करप्शन की बात होती है, अपने करप्शन बचाने की बात होती है तो इत्तेहाद बना लेते हैं। अब मुझे बताइए कि जहांगीर तरीन साहब को क्या जरूरत पड़ी है इतना जट जो जमगट्टा इकट्ठा इन्होंने किया हुआ है। अगर वो क्लीन है तो अदालतों में जाएं। आज शहबाज शरीफ को वहां से बेल मिल गई है, अलीम खान को नैब ने हिरासत में लिया था, वो वहां से छूट गए हैं। तो बड़े बड़ी इस तरह की मिसालें हैं, शायद खाकान अब्बासी गए। तो अगर आप क्लीन हैं तो आपको फिर ये ब्लैकमेल, ये तो ब्लैकमेलिंग है ना कि आप अरकान की जो है धमकी वज़ीर आज़म को लगा रहे हैं या हुकूमत को लगा रहे हैं। अगर आपके हाथ साफ है नसीम तो साहब, अदालत में। नसीम साहब, सवाल ये है कि क्या ब्लैकमेलिंग करने की पोजीशन में हैं जहांगीर तरीन साहब? हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा था। मेरा अगला जो है पार्ट मैंने इसी बात को डिस्कस करना था कि बात यह कि हमने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स को देखा है। भुट्टो साहब के साथ गुलाम मुस्तफा जतोई साहब बहुत बड़ी सिंध की शख्सियत थे, अब्दुल हफीज पीरजादा थे, गुलाम मुस्तफा खर थे, लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो वो कहीं के भी नहीं रहे, क्योंकि भुट्टो साहब की जो शख्सियत है वो बड़ी सैर अंगेज थी। बेनज़ीर भुट्टो के होते हुए जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ा, या मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी को जावेद हाशमी ने छोड़ा, तो उनका कहीं नामो निशान नजर नहीं आता। तो बात यह कि पीटीआई जो है इमरान खान की वजह से है, इमरान खान का शहर है, इमरान खान के पीछे लोग आते हैं। क्योंकि अभी जहांगीर तरीन पीटीआई में शामिल है, उससे अलहदा नहीं हुए हैं, और बाकी भी अरकान जो है पीटीआई में शामिल है उससे अलहदा नहीं हुए, तो अभी उनके खिलाफ कोई सोशल मीडिया पे या कोई कंपेन नहीं चल रही। लेकिन अगर ये पीटीआई को छोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये कोई इतना बड़ा धड़ा लेके किसी और पार्टी में नहीं जा सकते। वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के अपने लोग मौजूद हैं उन हलकों में, उनको वहां से वो जीतते भी हैं और उनको वहां से टिकट भी मिलती है। तो पीपल्स पार्टी अपने पुराने लोगों को इग्नोर नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल से अगर जहांगीर तरीन पीटीआई को छोड़ के कोई इत्तेहाद बनाना चाहेंगे तो यही लोग जो इस वक्त उनके साथ हैं ये उनका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि इनको पीटीआई की टिकट मिली है और पीटीआई की टिकट पे ये जीते हैं। और अगले आने वाले 1-1.5 साल में अगर पीटीआई ने कोई परफॉर्मेंस दे दी और ग्राफ उनका ऊपर जाने लग गया तो ये लोग बड़े सेल्फिश होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने हल्के की सियासत करनी होती है। कमर अपने हल्के में वोट, ये बात वैसे बड़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट भी की है और बड़ा डिफरेंट पॉइंट भी है। नसीम साहब का एग्री करते हैं इस बात से? देखिए सर, ये बात तो मैं नसीम साहब से एग्री करता हूँ कि सेल्फिश होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, लेकिन देखना यह है कि आपकी सर्वाइवल किधर है। जहांगीर तरीन ने अपने आप को मनवाया है कि वो एक पार्टी जो है उसको, जहांगीर तरीन जो भी था एक नंबर 2 था पार्टी के अंदर किसी हद तक, जिसके पास मोबिलाइजेशन, पैसा लगाने के लिए और सारा कुछ करने के लिए एक क्लाउड था, लोग उसको एक्सेप्ट भी करते थे। और खान साहब के बाद लोग किसी के पास नहीं जाते थे, जहांगीर तरीन के पास ही जाते थे। अब देखना यह है कि क्या जो पीटीआई पीपल्स पार्टी है, जो कि मुझे लग रहा है 2023 के लिए पिच हो रही है, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ एक जो अलायंस है वो बनता हुआ नजर आ रही है। सारे लोग ठीक है, ये आपने अपने, मैं एक चाहूंगा जरा सर ये भी बता दें कि नून लीग अगर इजलास का बायकॉट करती है, पीपल्स पार्टी पहले ही कर रही है, क्या मकासद हासिल कर देंगे? क्या यूरोप के साथ कुछ ताल्लुकात की वजह से मियां नवाज शरीफ लंदन है? ये एक अजीब सी सोच उठ रही है यहाँ पर कि अगर बॉयकॉट कर भी रहे हैं तो शायद उसकी वजूहात ये हैं। देखिए, मुझे लगता है कि नून लीग इस वक्त बड़ी मुश्किल पोजीशन में है। अगर वो इस रेजोल्यूशन का साथ दें और कहें फ्रांस को बाहर के सफीर को भेज दें, तो फिर तो जो उन्होंने एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक मॉडरेट इमेज इकट्ठा करने की कोशिश की, क्योंकि
इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये तो पता था कि पाकिस्तान में सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो एक मॉडरेट और लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी है। तो पीएमएलएन अपने आप को ग्लोबल भी पिच कर रही है, सिर्फ वो लोकली अब नहीं देखते। तो एक तो वो इससे जाएंगे और उनके लिए बड़ी परेशानी है। और अगर लेकिन अगर इसके खिलाफ जाएं तो प्रॉब्लम यह है कि टीएलपी पंजाब में बहुत बड़ा वोट बैंक भी रखती है, जो कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000, 10,000, 12,000 के करीब है और नंबर 3 पे आई थी। सो उनको यह भी खतरा है कि पीएमएलएन का ऑलरेडी जो वोटर है वो दाएं बाजू का कंजर्वेटिव वोटर है, तो वो की शिफ्ट ना कर जाए इस्लामिस्ट वोटर की तरफ, और ये एक बड़ी नई तहरीक चल सकती है। क्योंकि 2023 में काफी हद तक पंजाब में मजहब की पॉलिटिक्स होगी जो नजर भी आ रही है। और ठीक है, टीएलपी ये आपने सही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वोटर शिफ्ट भी हो सकता है, वोटर का माइंड भी डाइवर्ट हो सकता है। नसीम साहब, क्या पीपल्स पार्टी सेफ प्ले कर गई है पार्लियामेंट वाले इजलास के मामले पर? देखिए, बात यह है कि ये बहुत बड़ा एक मामला है। कोई भी मुसलमान पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे। बल्कि मैंने पाकिस्तान से बाहर भी देखा है कि अक़लियती जो कौमें हैं वो भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं और उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया ही उनकी वजह से बनाई थी। लेकिन ये जो कुछ शरपसंद अनासिर हैं और जो ये शरारत करते हैं, उनका मुहासबा होना चाहिए। अब मियाँ नवाज शरीफ अगर लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के वो अपने इदारों के खिलाफ तो बयान दे सकते हैं लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोई भी इस तरह की बात नहीं की या मुजाहरा नहीं करवाया या कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो यूरोपियन कम्युनिटी को एक मैसेज दे कि ये बात बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। पार्टी की जानिब से कौन सा आपने देखा है ऐसा? पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल सेफ प्ले कर रही है। उनको देखे, बहुत पहले वो कहते थे कि इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा, इजलास में ये बातें क्यों नहीं डिस्कस होती, और जब कौमी असेंबली का इजलास हुआ तो उससे वो बाइकआउट करके उसमें शामिल ही नहीं हुए। जबकि वो कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। जब पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है तो वहाँ पे आप आके अपनी बात तो कम से कम कर दें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी थी, वरना इस पे और बहुत सारी चीजें डिस्कस हो सकती थी। कमर चीमा साहब बहुत शुक्रिया, नसीम सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और गुज़िश्ता रोज़ धमाका हुआ, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन गवर्नमेंट को इस तरह के मामलात पर अब नज़र रखनी होगी। कोयटा और बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वो हसास नौइयत के हैं, वहाँ पर भारत पहले से शरपसंदी में मुलव्वस है, तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज होगा कि आने वाले दिनों में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ये बात वज़ीर दाखिला को बड़े ज़ोर और शोर के साथ अब सोचनी भी होगी और इस पर अमली कदम भी उठाना होगा। बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।